अस्सलामुअलैकुम ट्रेडर्स। इस वीडियो में हम ट्रेडिंग साइकोलॉजी पे बात करेंगे कि ट्रेडिंग साइकोलॉजी कैसे बेहतर कर सकते हैं। इसमें मैं आपको दो टिप्स दूंगा। सबसे पहले कुछ चीज़ें नोट करें। बुनियादी तौर पे ट्रेडर दो किस्म के होते हैं। नंबर 1 डिस्क्रिशनरी ट्रेडर्स और नंबर 2 सिस्टमैटिक ट्रेडर्स। डिस्क्रिशनरी ट्रेडर वो ट्रेडर होते हैं जो मार्केट को एनालाइज करके उसके बाद उस पर ट्रेडिंग डिसीजंस लेते हैं, यानी उनकी कोई प्रॉपर स्ट्रेटजी नहीं होती। वो डेली बेसिस पे जब अपनी ट्रेड प्लान करते हैं तो सबसे पहले वो चार्ट को ओपन करके मल्टी टाइम फ्रेम एनालिसिस वगैरह हर एक का अपना स्टाइल है करके उसके बाद फिर वो अपना एक बायस बनाते हैं कि वो बाय करेंगे या सेल करेंगे। तो उसकी बेस पे वो ट्रेडिंग डिसीजंस लेते हैं। तो जो साइकोलॉजी का मेन इशू आता है वो डिस्क्रिशनरी ट्रेडर्स को आता है, यानी उनको डेली बेसिस पे अपने एनालिसिस करने पड़ते हैं, मार्केट की करंट कंडीशन को देख के उसके हिसाब से अपनी ट्रेडिंग को अपने ट्रेड्स को प्लान करना पड़ता है और उसको डिसीजन उस हिसाब से लेने पड़ते हैं उनको। तो उनको तो साइकोलॉजी का मसला आना एक नॉर्मल सी बात है, क्योंकि वो रोज़ाना नए तरीके से ट्रेड कर रहे हैं। उनका कोई एक फिक्स सिस्टम नहीं है जिसके तहत वो ट्रेड्स अपनी करें। लेकिन जो सिस्टमेटिक ट्रेडर हैं उनको साइकोलॉजी का इशू नहीं आना चाहिए। उसकी वजूहत अभी इस वीडियो में मैं आपके सामने रखता हूँ। सिस्टमेटिक ट्रेडर जो होता है वो अपनी स्ट्रेटजी को प्रॉपर बैक टेस्ट करता है, यानी वो एक सिस्टम बनाता है, रूल्स उसके बनाता है और उन रूल्स के तहत वो अपनी स्ट्रेटजी को बैक टेस्ट करता है। तो जब बैक टेस्ट करता है उसको आइडिया हो जाता है कि उसका विन रेट कितना है, उसका रिस्क टू रिवार्ड रेशो कितना है, यानी उसकी स्ट्रेटजी की ओवरऑल प्रॉफिटेबिलिटी उसको पता चल जाती है। तो उसमें जब एक दफ़ा अच्छे सैम्पल साइज़ पे सिस्टमेटिक ट्रेडर अपनी स्ट्रेटजी को बैक टेस्ट करके उसको कंफर्म कर लेता है या उसको डिप्लॉय करता है कि लाइव मार्केट में कि उसने उसे ट्रेड करना है, तो उसके बाद उसको साइकोलॉजी का इशू इसलिए नहीं आना चाहिए कि चूँकि अगर उसकी सिस्टम में एज है तो वो जैसे भी हो मार्केट की मल्टीपल कंडीशंस में उसने उसको टेस्ट किया हुआ है तो वो उसको एज उसका प्रॉफिटेबल ही होगा एट द एंड। वो यहाँ पर एक और पॉइंट नोट करें कि जो डिस्क्रिशनरी ट्रेडर है वो एक इंडिविजुअल ट्रेड को देखता है, यानी वो हर एक ट्रेड को अलग अलग करके देखता है, यानी उसकी बेस पे वो प्रॉफिटेबिलिटी अपनी देखता है। लेकिन सिस्टमेटिक ट्रेडर बंच ऑफ ट्रेड्स को देखता है, एक या दो ट्रेड की बेस पे ये डिसाइड नहीं करता कि उसकी स्ट्रेटजी में एज है या नहीं या उसका लॉस हो रहा है। वो हंड्रेड्स ऑफ ट्रेड्स को देख के डिसाइड करता है कि उसका सिस्टम प्रॉफिटेबल है, यानी उसकी अगर 2 3 4 ट्रेड्स अगर गलत भी हो जाएं तो इसका ये मतलब नहीं है कि उसके सिस्टम में से एज ख़त्म हो गया या फिर वो स्ट्रेटजी प्रॉफिटेबल नहीं है। यानी ओवरऑल जो सिस्टमेटिक ट्रेडर्स हैं वो एक इसको इस तरह से नोट करें कि चूँकि एक डिस्क्रिशनरी ट्रेडर के लिए हर ट्रेड नए अंदाज से होती है तो उसको हर ट्रेड पे एक टेंशन एक एक ज़हनी दबाव महसूस होता है, जिसकी वजह से उसको तो साइकोलॉजी के इशू ज़्यादा आते हैं। लेकिन सिस्टमेटिक ट्रेडर चूँकि इन सारी चीज़ों को देख चुका होता है तो उसको ये मसले नहीं आने चाहिए। अब ये देखते हैं कि मसले आते क्यों हैं। सबसे पहली चीज़ ये है कि आप कम ट्रेड सैंपल साइज़ को बैक टेस्ट करते हैं। जो रेकमेंडेड ट्रेड सैंपल साइज़ है बैक टेस्ट के लिए वो कम अज़ कम 300 है, और आप अगर 600 या 1000 ट्रेड्स तक बैक टेस्ट करते हैं तो फिर तो बहुत ही अच्छा है। यानी 300 ट्रेड्स का सैंपल साइज़ इस तरह का है जिसमें आप मार्केट की मल्टीपल कंडीशंस को देख सकते हैं, मुख्तलिफ कंडीशंस को फेस करते हैं। तो उस दौरान आपके मल्टीपल लॉसेस होते हैं, इसके बावजूद आपकी स्ट्रेटजी प्रॉफिटेबल होती है। इसको एक एग्जांपल से समझते हैं। फ़र्ज़ करें आपने 300 ट्रेड्स को बैक टेस्ट किया जो कि एक अच्छा सैंपल साइज़ है। उसके बाद आपने उस बैक टेस्टिंग के दौरान देखा कि आपकी 4 ट्रेड 5 ट्रेड 6 ट्रेड भी इकट्ठी गलत हुई हैं, लेकिन इसके बावजूद एट द एंड आपका सिस्टम प्रॉफिटेबल है। यानी एट द एंड जब रिकवरी मोड आया, यानी मार्केट ने जब रिकवरी की है तो आप एट द एंड प्रॉफिटेबल थे। जिस तरह से हमारी गर्मियाँ सर्दियाँ इस तरह के सीजन्स हैं, इसी तरह से मार्केट की भी सीजनैलिटी होती है। हमारे सीजन्स तो प्रिडिक्टेबल हैं, जिस तरह से हमें पता होता है कि जनवरी फरवरी के बाद सर्दियाँ शुरू होंगी, तो मई जून के बाद गर्मियाँ। लेकिन जो मार्केट की सीजनैलिटी है उसको प्रिडिक्ट नहीं किया जा सकता, और उस सीजनैलिटी जब चेंज होती है तो आपकी स्ट्रेटजी जो प्रॉफिटेबल होती है उसमें एक लूजिंग स्ट्रीक उसको फेस करनी पड़ती है, यानी उसको इकट्ठे लॉसेस फेस करने पड़ते हैं।
जिसका मतलब ये नहीं होता कि आपकी स्ट्रेटजी अगर प्रॉफिटेबल थी तो अब वो प्रॉफिटेबल नहीं रही। इसका मतलब सिर्फ ये है कि वक्ती तौर पे सीज़न जो है वो शिफ्ट हो रहा है, जिसकी वजह से आपका सिस्टम काम नहीं कर रहा। यूँ ही सीजनैलिटी रिकवर होगी तो आपका सिस्टम दोबारा से पहले की तरह काम करना शुरू कर देगा। तो जब आप बैक टेस्ट करते हैं 300 ट्रेड्स या एक अच्छा सैंपल साइज़ आप बैक टेस्ट करते हैं, तो आप ये सारी सीजनैलिटी और ये सारे इश्यूज आप देख लेते हैं, तो आपको डर नहीं लगता रियल मार्केट में ट्रेड करते हुए। आपको एट द एंड पता होता है कि स्ट्रेटजी ओवरऑल प्रॉफिटेबल है। तो इसलिए सिस्टमैटिक ट्रेडर को मार्केट में साइकोलॉजी का इशू इतना ज़्यादा नहीं आना चाहिए। अगर आपको मसला ये आ रहा है तो आप अपनी ट्रेड्स को अपनी स्ट्रेटजी को बैक टेस्ट करें, एक अच्छे सैंपल साइज़ पे बैक टेस्ट करें। और दूसरा, जब आप बैक टेस्ट करें तो उसी की बेस पे आपके रिस्क मैनेजमेंट के रूल्स बनते हैं। यानी रिस्क मैनेजमेंट जो आप करते हैं वो हर स्ट्रेटजी के बेस पे चेंज होता रहता है, यानी स्ट्रेटजी टू स्ट्रेटजी वो डिफ़र करता है। तो रिस्क मैनेजमेंट पे इसी चैनल पे मैंने एक इन डिटेल वीडियो बनाई हुई है, वो आप ज़रूर चेक करें, मैं डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दे दूँगा। यानी रिस्क मैनेजमेंट का भी एक प्रॉपर रूल है, उस रूल के तहत आप किसी भी स्ट्रेटजी के लिए रिस्क मैनेजमेंट बनाते हैं। तो एक और चीज़ जो नए ट्रेडर्स एक और जो गलती सबसे बड़ी करते हैं वो ये करते हैं कि क्योंकि उन्होंने स्ट्रेटजी अपनी प्रॉपर बैक टेस्ट नहीं की हुई होती, तो उनको जब एक लूजिंग स्ट्रीक फेस करनी पड़ती है। लूजिंग स्ट्रीक उसको कहते हैं जब एक सीक्वेंस में आपकी ट्रेड्स गलत होना शुरू हो जाती हैं। मिसाल के तौर पे एक के बाद एक आपकी ट्रेड गलत होना शुरू हो जाती है, तो उसको लूजिंग स्ट्रीक कहते हैं। मार्केट में लूजिंग स्ट्रीक और विनिंग स्ट्रीक भी आती रहती है, ये नहीं कि सिर्फ गलत इकट्ठी होती हैं, आपकी विनिंग ट्रेड्स भी इकट्ठी होना शुरू हो जाती हैं। तो ये लूजिंग स्ट्रीक जब वो फेस करते हैं तो फिर वो अपनी स्ट्रेटजी चेंज कर देते हैं और फिर वो नई स्ट्रेटजी ढूंढना शुरू कर देते हैं। इसको स्ट्रेटजी हॉपिंग कहते हैं। याद रखें, आपने किसी एक सिस्टम के साथ जुड़ जाना है और उसी को लाइफ टाइम ट्रेड करना है, तभी आप महारत हासिल करेंगे। एक कहावत है ब्रूस ली की शायद, कि ब्रूस ली ने यह कहा था कि मुझे उस बंदे से डर नहीं लगता कि जो 10,000 किस्म की अलग अलग किक्स या पंच मार सकता है, मुझे उस बंदे से डर लगता है कि जो एक ही किक या पंच को 10,000 तरीक़ों से मार सकता है। तो बात करने का मकसद ये है कि आपको हज़ारों स्ट्रेटजीज़ नहीं सीखनी, आपको एक स्ट्रेटजी सीखनी है, लेकिन उसके 1000 एंगल आपको पता होने चाहिए कि किस तरीके से वो किस तरह से बिहेव करती है। तो एक ही स्ट्रेटजी पे मेहनत करें, एक ही सिस्टम बनाएं जो आपको अच्छा लगता है, जो आपकी साइकोलॉजी के हिसाब से या आपकी वो रूटीन के हिसाब से आपको समझ आता है। एक ही सिस्टम बनाएं और उस पर आप प्रॉपर काम करें। दूसरी जो टिप आपको मैं देना चाहूँगा वो ये है कि आपके सिस्टम में एज होना चाहिए। मिसाल के तौर पे जब आप बैक टेस्ट करते हैं, आपके सिस्टम में अगर एज नहीं है तो वो प्रॉफिटेबल नहीं है ओवरऑल। यानी आप जितनी भी ट्रेड्स लें उसके ओवरऑल रिजल्ट्स जो है ना वो रैंडम रहेंगे, डायनामिक रहेंगे, वो प्रॉफिटेबल नहीं होंगे। तो प्रॉफिटेबिलिटी के लिए क्या ज़रूरी है कि आपके सिस्टम में एज होना चाहिए। तो एज दो तरह से आप डिफ़ाइन करें। सबसे पहले तो आप ये देखें कि आपका या तो विन रेट आपकी स्ट्रेटजी का हाई होगा। फ़र्ज़ करें आप $1 रिस्क के बदले $1 लेते हैं, तो आपका अगर 70% 60% विन रेट आता है तो आपके पास एज है, विन रेट का एज है। इसी तरह से दूसरा एज रिस्क टू रिवार्ड रेशो का होता है। कुछ सिस्टम या स्ट्रेटजीज ऐसी होती हैं जिसमें विन रेट का एज तो नहीं होता, लेकिन उसमें रिस्क टू रिवार्ड रेशो का एज होता है। फ़र्ज़ करें आप कोई स्ट्रेटजी टेस्ट कर रहे हैं और उसका आपको विन रेट कमज़ोर मिल रहा है, तो आप उसका रिस्क टू रिवार्ड रेशो हाई करके देखें। मिसाल के तौर पे एक के बदले $2, $3, यानी इसको 1 to 2 या 1 to 3 के साथ टेस्ट करें। तो बैक टेस्ट करते हुए ये भी दोनों चीज़ें अपने जहन में रखें कि आपके सिस्टम का जो एज है वो डिफ़ाइन करें कि आपको पता होना चाहिए कि सिस्टम में एज किस किस्म का है, इसमें विन रेट का एज है या फिर रिस्क टू रिवार्ड रेशो का एज है। और तीसरी एक और चीज़ वो ये कि आप सिर्फ हाई प्रोबेबिलिटी ट्रेड लें। ख़ास तौर पे वो लोग जो डिस्क्रिशनरी ट्रेडर हैं, सिर्फ हाई प्रोबेबिलिटी ट्रेड लें। याद रखें, कामयाब और नाकाम ट्रेडर्स में फ़र्क ये है कि कामयाब ट्रेडर्स सिर्फ हाई प्रोबेबिलिटी ट्रेड्स लेते हैं और नाकाम ट्रेडर को ये नहीं पता होता कि उनकी ट्रेड्स के उनके फेवर में जाने के कब चांस ज़्यादा हैं। लेकिन मसला ये है कि नए ट्रेडर्स को हाई प्रोबेबिलिटी का पता नहीं होता कि कहाँ से उनको हाई प्रोबेबिलिटी सेटअप मिलेंगे। और अक्सर तो पुराने ट्रेडर्स को भी ये नहीं पता चलता, चूँकि ये मार्केट में एक मेन समझ लें मिसिंग पीस होता है किसी भी स्ट्रेटजी का। तो हाई प्रोबेबिलिटी ट्रेड्स के लिए आप डीप लिक्विडिटी यूज़ कर सकते हैं।
डीप लिक्विडिटी के बारे में मज़ीद जानने के लिए ये वीडियो देखें।